हेलो एवरीवन। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था जे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसे हमने डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। दैट मे बी हेल्पफुल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला। इसे हम समझेंगे, इसकी डिराइवेशन करेंगे और इसके कुछ टर्म जो कि हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और इम्पैक्ट पैरामीटर्स को हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं स्कैटरिंग को डिफाइन करूंगा कि स्कैटरिंग क्या चीज़ है। अगर हमारे पास एक पार्टिकल मोशन कर रहा है और ये किसी मासिव ऑब्जेक्ट के फील्ड के साथ या उस मासिव ऑब्जेक्ट के साथ किसी भी तरह इंटरेक्ट करके किसी और डायरेक्शन का पाथ ले लेता है और किसी और डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाता है, तो इसे हम स्कैटरिंग कहते हैं। मैंने सिंपल डिफिनीशन लिखा हुआ है, अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल ड्यू टू इट्स इंटरेक्शन विद पोटेंशियल फील्ड और हैवी मास। और अब हमारे पास स्कैटरिंग एंगल, तो हमारे पास जो वेलोसिटी वेक्टर है, इनिशियल मोशन था, ये जिस डायरेक्शन में भी हो तो उसे हम वेलोसिटी वेक्टर कहते हैं। ये इसकी वेलोसिटी का वेक्टर है, ठीक है। इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे ये हमारे पास किसी और डायरेक्शन में डाइवर्ज हुआ है, ठीक है, दिस पोटेंशियल फील्ड की वजह से, न्यूक्लियस के पोटेंशियल फील्ड की वजह से। तो अगर ये इस डायरेक्शन में डाइवर्ज हुआ है तो ये इस वेलोसिटी वेक्टर के साथ एक एंगल थीटा बनाता है और दैट थीटा इज नोन एज द स्कैटरिंग एंगल। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला। अब हम इसमें दो मेन जो है आइडियाज, कंसेप्ट जो है वो गेन करेंगे। देयर इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एक, और दूसरा जो हमारे पास है इम्पैक्ट पेरीमीटर। पहले हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को जो है वो समझते हैं। अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, दैट इज अल्फा पार्टिकल्स, जिसके पास हमारे पास डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था वो असल में उन्होंने अल्फा पार्टिकल फ्रॉम अ पोलोनियम सोर्स जो है वो बम्बार्ड किया था गोल्ड फॉइल पर। तो ये न्यूक्लियस जो मैंने लिया हुआ है ये गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस है, और ये जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल हैं ये डबली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, ये कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ बम्बार्ड हुए थे, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो उसे एक वेलोसिटी दे रही थी, ठीक है। तो जब ये न्यूक्लियस के कुछ करीब पहुंचा, तो क्योंकि ये डबल पॉजिटिव चार्ज रेज हैं और यहाँ भी पॉजिटिव न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये रेज जो हैं यहाँ से 180 डिग्रीज पर जो है वो स्ट्राइक बैक हो गए, मतलब यहाँ से 180 डिग्रीज पर वापस चले गए। तो ये जो क्लोजेस्ट पाथ है हमारे पास, यहाँ से और न्यूक्लियस के सेंटर से जहां तक ये उस एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी के साथ बिल्कुल क्लोजेस्ट न्यूक्लियस तक पहुंचा था, तो उसके बीच में जो डिस्टेंस है इसे हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। नाम से ही इसका पता चल जाता है, जिसे हम आर नॉट से डिनोट करते हैं। ये जो है हमारे पास इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इम्पैक्ट पेरीमीटर, जिसे हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं जनरली उसे बता देता हूँ कि हमारे पास इम्पैक्ट पेरीमीटर वो मिनिमम डिस्टेंस है जहां से अगर न्यूक्लियस का कोई फोर्स ना होता तो ये स्ट्रेट इसके वेलोसिटी के वेक्टर में स्ट्रेट जो है वो गुजर जाता, लेकिन वो मिनिमम डिस्टेंस जो कि यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और इसका कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो वो उसे डाइवर्ज करने पे मजबूर करता है, तो वो मिनिमम डिस्टेंस को हम जो है वो इम्पैक्ट पेरीमीटर कहते हैं। अच्छा, इसके लिए हम पहले डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। जो हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल लिया था वहां पे मैंने कह दिया आपको कि वहां पे जो न्यूक्लियस था वो गोल्ड फॉइल का एक न्यूक्लियस था, ठीक है। तो
जो उन्होंने पार्टिकल्स बम्बार्ड किए थे वो डबल पॉजिटिव चार्ज रेस थे और उन पर डुअल चार्ज था, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो न्यूक्लियस पर चार्ज है, न्यूक्लियस पर उस पर पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास ये पार्टिकल जब आ रहा था तो यहाँ पर उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन जब वो इस पॉइंट पर पहुंचा तो इस पॉइंट पर टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जीरो हो गई इसके फोर्स की वजह से, तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो थी हमारे पास अल्फा पार्टिकल की वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, और पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हमने क्या पढ़ा था कि K इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R naught, where R naught is the distance of closest approach। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ तो k की वैल्यू हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, Q1 जो है हमारे पास डबली पॉजिटिव चार्ज रेज है तो उसे मैं 2e, और जो हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर हमारा जो चार्ज है वो मैं ले लेता हूँ Ze। जो हमारा न्यूक्लियस है उस पर Ze का चार्ज है, मतलब Z रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, गोल्ड फॉइल के सेंटर पर मौजूद हैं, और E रिप्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज, सो मल्टीप्लाई बाय Ze। ठीक है, डिवाइडेड बाय R नॉट। तो ये मेरे पास आ जाता है, अगर इसे मैं यूं लिख लेता हूं कि ये दिस एम्प्लाइज कि ये वाला टर्म जो है मेरे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो मैं यूं लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ है। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जेड ई स्क्वेयर, क्योंकि ये एक ई है ये दूसरा, तो ई स्क्वेयर आ जाएगा, जेड अपनी जगह पर, डिवाइडेड बाय आर नॉट। आर नॉट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। ठीक है, हम आर नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड आउट करेंगे, तो हम यूं लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी of alpha particle that will be equal to 9 multiply by 10 raised to power of 9 multiply by 2, और यहाँ पर जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है, या ये चूंकि गोल्ड फॉयल है तो उसका एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन एक ही चीज है, तो हमें पता है फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल के उसका 79 एटॉमिक नंबर है, एंड ई स्क्वायर इज 1.6 multiply 10 raised to the power of -19 whole square। जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट से, जो हमने काइनेटिक एनर्जी इसे दी हुई थी वो हमने काइनेटिक एनर्जी बराबर दी हुई थी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन जो है वो 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 के बराबर होता है। अगर आप इसके साथ मेगा की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 पुट करते हैं, तो आपके पास कैलकुलेशन थे 8.8 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power of -13 जूल्स की एनर्जी आ जाती है। यहाँ मेगा की वैल्यू जो है हमारे पास 10 raised to power 6 है। ठीक है, तो ये जो है आप वैल्यूज पुट करके जो है ये वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा, और चूंकि मैं ये टर्म फाइंड आउट करता हूँ तो ये मैं यहाँ पर शिफ्ट करूंगा और ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर, तो ये मेरे पास आर नॉट की वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करके आप जो है रिजल्ट ले सकते हैं 4.13
multiply by 10 raised to the power of minus 14 मीटर। जो हमारे पास ये डिस्टेंस था, जो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच था इन केस ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड हियर द न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड फॉइल, जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो हमारे पास इतना मीटर आ रहा था। ये आप फेम्टोमीटर में भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैं लिख सकता हूँ फॉर ये पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करके आप 41.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 15 मीटर, और ये माइनस 15 फेम्टो के बराबर होता है, तो ये मैं फेम्टो लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास जो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ गया। जी, अब हम आते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर की तरफ। अब हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर के लिए। ये याद रखें, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि हमारे पास जब हेड ऑन कोलिजन होता है, मतलब इस अल्फा पार्टिकल्स के जो है ये हेड ऑन कोलिजन होता है, मतलब स्ट्रेट टू स्ट्रेट जो है वो न्यूक्लियस की तरफ जाता है, तब जो हमारे पास इम्पैक्ट पेरीमीटर होता है, जो व्यू होता है, वो क्या होना चाहिए? तब इस केस में हमारे पास इम्पैक्ट पेरीमीटर 0 के बराबर होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई जो है वो डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस नहीं है। तो इस केस में जो है हमारे पास इम्पैक्ट पेरीमीटर 0 होगा। लेकिन अगर ये हेड ऑन कोलिजन नहीं है, ये इन केस ऑफ ए और बी, ये ए पाथ को फॉलो कर रहा है या फिर बी पाथ को फॉलो कर रहा है, तो तब हमारे पास इम्पैक्ट पेरीमीटर होगा कुछ, वो कोई भी वैल्यू हो सकता है, उसके लिए हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे अब। तो जो हमारे पास इम्पैक्ट पैरामीटर होगा वो हम फाइंड आउट फिर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये बताते हैं कि हेड ऑन कोलिजन है, ये स्ट्रेट टू स्ट्रेट न्यूक्लियस की तरफ जाता है और उनसे इंटरेक्ट करता है, तो ये तब हमारे पास इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होना चाहिए? वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इम्पैक्ट पैरामीटर को फाइंड आउट करेंगे। ये जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल मोशन में था, यहाँ हम एक और डायग्राम ले लेता हूँ। इस पॉइंट से आता है, ठीक है, और इस पॉइंट पर जो है हमारे पास वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, कह सकते हैं। अच्छा, तो जब इसकी काइनेटिक एनर्जी को, कुछ खास काइनेटिक एनर्जी जो मैंने ले ली थी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसके साथ ये मोशन कर रहा है, तो इसका जो है मोमेंटम जो है वो इनिशियल मोमेंटम है। ठीक है, और जब ये इस पॉइंट से है वो स्कैटर्ड होके जाता है, तो यहाँ हमारे पास जो मोमेंटम होगी दैट इज फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो हम चेंज, इसमें जो चेंज आया हुआ है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? थ्रू वेक्टर्स। तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ जो हमारे पास चेंज आया हुआ है दैट विल बी इक्वल्स टू पी एफ माइनस पी आई। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर द चेंज इन मोमेंटम दैट इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। ठीक है, अब सोचने वाली बात है कि यहाँ पर जो हमारे पास एंगल था, लेट सपोज इसे मैं x कह देता हूं, तो यहाँ पर जो एंगल है वो भी x है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो फिर मैंने यू क्यों कहा कि ये चेंज हो गए? ये डायरेक्शन की वजह से चेंज हो गए, क्योंकि हम कह सकते हैं अगर हमारे पास वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है फॉर एग्जांपल, तो अगर उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा लेकिन सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें चेंज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास मोमेंटम है वो उसका मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड यहाँ और यहाँ सेम है, लेकिन उसके डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, तो हम वो चेंज इस तरह डायरेक्शन से फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी मैग्नीट्यूड उसका सेम है। ठीक है, तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को जो है इस फार्मूला से फाइंड आउट करते हैं, द इनिशियल मोमेंटम स्क्वायर प्लस द फाइनल मोमेंटम स्क्वायर माइनस 2 initial momentum, final momentum cos of
theta, this angle, cos of this angle and under the root. चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम है वो हम जानते हैं कि मोमेंटम हमारे पास mv के बराबर है, तो यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं mv होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो है चूंकि इनका और इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो यही वैल्यू हम यहाँ पर भी पुट कर देते हैं माइनस 2 mv, ये भी mv, ये भी mv, तो mv स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा। तो ये मेरे पास जो है वैल्यू आ गई। इसको और इसको ये यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1, तो ये 2 टाइम mv होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स mv होल स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा इसके बराबर आ जाएगा। अगर मैं mv स्क्वायर जो है इन दोनों से 2mv स्क्वायर में कॉमन लेता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 2mv स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास क्या बच जाएगा 1, और यहाँ पर cos ऑफ थीटा, क्योंकि ये दोनों टर्म्स मैंने इससे बाहर ले लिए, कॉमन ले लिए, एंड अंडर रूट ऑन इट्स ऑन प्लेस। अच्छा mv सॉरी ये mv होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये mv होल स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल होकर बाहर आ जाता है mv, और यहाँ पर 2 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा, ठीक है, ये आ जाता है, एंड इसके ऊपर अंडर रूट, ठीक है। ये 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा को मैं यूं लिख सकता हूं 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये 2 और ये 2 दोबारा एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं एक फार्मूला बनाना चाह रहा हूं जिससे मैं ये सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो अगर हमारे पास कोई ऐसा रिलेशन आ जाए कि 1 माइनस कॉज ऑफ 2 थीटा, यहाँ पर मैं इसे या थीटा में नहीं लेता, ए लेता हूँ, एक एंगल है 2a, ठीक है, जहां पर a की वैल्यू थीटा डिवाइड बाय 2 है, लेकिन मैंने a लिया, तो ये मेरे पास बराबर आ जाता है 2 साइन ऑफ स्क्वायर थीटा बाय 2 के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा mv दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट 2, और इसकी जगह मेरे पास 2 साइन ऑफ स्क्वायर थीटा बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं दोबारा लिखकर mv, और ये 2 2 4 आ जाएगा, और जब ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये अगेन 2 हो जाएगा, ठीक है। और साइन ऑफ स्क्वायर और थीटा डिवाइड बाय 2 जो है, ये स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ अलग कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये मेरे पास क्या मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो है, इसकी वैल्यू आ गई, इसे मैं a लिख सकता हूँ। आप यहाँ तक नोट करें, क्वेश्चन ए तक तो हमने फाइंड आउट कर दिया है। अब इसके आगे मैं एक रिलेशन यूज करता हूँ, जो हमारे पास फोर्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, इसके बराबर होता है। अगर मैं इसे यूं लिख दूं कि एफ डी टी दैट इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो ये गलत नहीं होगा। मैं इस रिलेशन को यूज करके मैं इसका इंटेग्रल लेकर जो है फॉर द होल प्रोसेस जो है वो मैं ले सकता हूँ। कैसे? चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो है वो इंटेग्रल ऑफ फोर्स cos of phi dt। ये रिलेशन जो है वो मैं यूज करूंगा आगे जो है सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। पुटिंग वैल्यूज वी विल गेट 2mv sin of theta by 2 that is equal to integral from time t is equal to 0 to time t is equal to मैं लिख सकता हूं यहाँ पर, चूंकि ये आप देख सकते हैं ये फोर्स कौन सा फोर्स है। अगर यहाँ पर बॉडी पहुंची है
तो यहाँ पर जो ये लीनियर मोमेंटम था, ये पी आई, ये पी एफ था, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर डायग्राम में मेंशन किया हुआ है। और जो ये फोर्स लगा रहा है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ठीक है। यहाँ चूंकि हमारे पास फोर्स और चेंज इन मोमेंटम के बीच में फाई एंगल है, तो इसलिए मैं लिमिट्स जो है वो 0 से लेकर फाई तक ले लेता हूँ। ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास थीटा के बराबर है, क्योंकि ये मैंने ये वाला एंगल जो है हमारे पास थीटा के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो मैं फोर्स का जो है इस फोर्स का टर्म्स लिख लेता हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 हमारे पास जो है क्या था, अल्फा पार्टिकल, तो वो मैं लिख लेता हूँ 2E मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास न्यूक्लियस था वो Z, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इसके, ठीक है। और ई जो है वो चार्ज है एक प्रोटॉन पर, तो ये मैं मल्टीप्लिकेशन में इसलिए लिखता हूँ। और डिवाइडेड बाय जो हमारे पास आता है आर नॉट, यहाँ हमारे पास आर नॉट स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। और जो फार्मूला में हमारे पास और दिया गया है वो डी टी है। यहाँ पर जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो मैं इंटीग्रल के बाहर लिख लेता हूँ। ये सारे जो है हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यूज हैं, क्योंकि आर नॉट स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको फाइंड आउट करके दे दी थी कि वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो मैं सारे जो है वो इससे बाहर लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट स्क्वायर। एंड यहाँ पर जो है मैंने गलती से जो है वो थीटा लिखा हुआ था, ये थीटा नहीं है, क्योंकि जो है हमारे पास ये जो टर्म हम फाइंड आउट करते हैं ये हम लीनियर मोमेंटम और फोर्स के बीच में फाइंड आउट करते हैं। चेंज इन लीनियर मोमेंटम और फोर्स वो फाई है हमारे पास, तो ये हमारे पास कॉज ऑफ फाई आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो थीटा है वो मैं जो है चूंकि ये फोर्स का टर्म है, ये मैं फाई में जो है वो कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे जो मेरे पास ये वाला जो मोमेंटम है और फोर्स के दरमियान जो एंगल है ये मुझे फाइंड आउट करना है। चूंकि मैंने आपको इससे पहले कहा है कि ये वाला एक्स और ये वाला एंगल ये बराबर होंगे। मैं अगेन ड्रा कर देता हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये पी आई है और ये पी एफ है, और यहाँ पर जो हमारे पास चेंज आ रहा है वो ये है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ पर जो एंगल यहाँ और यहाँ एंगल बन रहे हैं वो दोनों सेम होंगे, एक्स एक्स ये वही एंगल है, ठीक है। तो मुझे ये वाला एंगल ये x जो है या यहाँ पर जो x है ये मुझे फाइंड आउट करना है, तब मैं इन टर्म्स को उसकी जगह पर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये वाला टर्म फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना है, इसे गौर से देखें, क्योंकि ये जो है मेरे पास वेलासिटी वेक्टर है, इसकी वेलासिटी का वेक्टर था, ठीक है, और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, ठीक है। तो मैं इसके पैरेलल यहाँ पर एक इसी तरह का एक लाइन ड्रा कर देता हूँ, ये जो इसके पैरेलल हो, बिल्कुल पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल था थीटा था, यहाँ पर क्या एंगल होगा, वही सेम लाइन है तो वही थीटा होगा, ठीक है, वही थीटा होगा जी। तो यहाँ पर ये एंगल चूंकि मुझे नहीं पता ये x है, लेकिन मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा कि इसकी असल वैल्यू क्या है, तो मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पर इसको बिल्कुल मिडल में काट कर एक लाइन ले लेता हूं, जो यहाँ पर ये थीटा एंगल को θ/2 में और θ/2 में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर जो एंगल होता है वो 90 होता है। मुझे दो एंगल्स का तो पता है, थर्ड एंगल में फाइंड आउट कर सकता हूँ कैसे, कि हमारे पास ट्राइंगल में तीन एंगल जो है वो 180 के बराबर होते हैं। तो मैं ये यहाँ लिख सकता हूँ, एक θ/2 प्लस 90 और प्लस x, ये तीनों जो हैं 180 के बराबर होने चाहिए, ठीक है।
तो ये 90 जब इस साइड पर आएगा तो 90 इस साइड पर आएगा, माइनस होगा तो 90 आ गया, और थीटा बाई 2 जब इस साइड पे आ गया तो माइनस थीटा बाई 2 आएगा, और ये मेरे पास x एंगल के बराबर आ गया। इसे मैं मजीद भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, कैसे? 90 माइनस थीटा बाई 2, अगर मैं 2 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये मेरे पास 180 डिग्रीज माइनस थीटा बाई 2 के बराबर आ जाता है। और ये 180 डिग्री किसके बराबर होता है? ये 180 डिग्री पाई के बराबर होता है, माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। मतलब यहाँ पर जो x है, ये वाला x, इसकी जगह पर अब मैं लिख सकता हूँ कि पाई माइनस थीटा होल डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, ये दोनों एंगल सेम है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? अच्छा, तो पुट करके मेरे पास ऐसा टर्म आ गया। मैंने जस्ट टी को थीटा की जगह मैंने जो है ये एंगल पुट कर दिया कि इस एंगल से लेकर इस वाले एंगल तक जो है ये हमारे पास इंटीग्रल है, ठीक है। ये मैंने लिमिट्स ले ली हैं। अब मैं यहाँ पर जो है पाई जो है डिवाइड और मल्टीप्लाई करता हूँ, चूंकि इस पर कोई फर्क तो नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ पर मैं जानता हूं कि ओमेगा जो हमारे पास एंगुलर टर्म फॉर वेलोसिटी है, दैट इज इक्वल टू द चेंज इन थीटा डिवाइड बाय चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये मेरे पास ओमेगा के बराबर है। और एक और जो है आपको याद रखना चाहिए कि जो हमारे पास ओमेगा होता है वो जो एंगुलर जो मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन हम लिखते हैं mvb इज इक्वल टू बराबर होता है m ओमेगा आर नॉट स्क्वेयर, इसके बराबर लेते हैं। ये हमारे पास एंगुलर जो है टर्म है, ये हमारे पास एंगुलर टर्म है फॉर वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां से हम ओमेगा की वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू जो है वो वी बी डिवाइडेड बाय आर नॉट स्क्वेयर के बराबर आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है चूंकि डी थीटा डिवाइड बाय टी जो है हम इसे जो है एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में लिख सकते हैं, तो इसे हम निकाल कर लिख लेंगे। ये हमारे पास ऐसा आ जाएगा कुछ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर नॉट स्क्वेयर। और जो है यहाँ इस टर्म के इसे मैं निकाल लेता हूँ, चूंकि ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पर मैंने ओमेगा जो है वो पुट की हुई है, ठीक है। और जो मेरे पास इंटीग्रल वाला टर्म है वो ऐसा ही आ जाएगा। या फिर हम यहाँ पर ही जो है वो इंटीग्रल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रल अप्लाई करके हम जो है साइन ऑफ थीटा जो है वो अखज़ करते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जब इंटीग्रल इस पर अप्लाई करते हैं कॉज ऑफ पाई पर, तो ये हमारे पास इसका जो है आंसर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो है हम पुट करते हैं, और इससे जो हमें आंसर मिलता है, यहाँ पर मैं आंसर डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ वेरी इजी फार्मूले जो है यहाँ पर यूज़ होते हैं। मैं आपके साथ वो फार्मूला शेयर भी करूँगा। अगर आप इसके मज़ीद डिराइवेशन करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास यूं आएगा कि हमारे पास एन ओमेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ओमेगा वी बी डिवाइडेड बाय आर नॉट स्क्वायर के बाद, तो यहाँ पर मैं वी बी लिख देता हूँ और यहाँ आर नॉट स्क्वायर आ जाए, ठीक है, ओमेगा की जगह। और ये वाला जो टर्म है इसे सिंप्लीफाई करके हम हासिल कर सकते हैं 2 cos ऑफ थीटा बाय 2, ठीक है।
यहाँ पर जो है आर नॉट स्क्वायर के साथ जो है वो ख़त्म हो जाता है और जो हमारे पास टर्म बचता है वो यूं है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम के लिख लेते हैं के, ठीक है, कांस्टेंट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 है हमारे पास, तो ये हमारे पास के बराबर होता है। 2 अपनी जगह पर आ जाता है, जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय यहाँ पर जो हमारे पास जेड ई स्क्वेयर और इसके अलावा जो हमारे पास क्या बच जाता है, वी बी 2 cos ऑफ थीटा बाई 2। अब जो इससे पहले हमने मैग्नीट्यूड ऑफ इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट की हुई थी, वो क्या थी, 2mv साइन ऑफ थीटा बाई 2, जो मैंने इससे पहले पुट भी की हुई थी यहाँ पर, तो आप वो सिंपली पुट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये साइन ऑफ थीटा इस साइड पे जो है वो बोथ साइड पे डिवाइड करके यहाँ पर लेके आते हैं और ये पूरा का टर्म जो है वो हम यहाँ पर लेके जाते हैं। तो ये हमारे पास जब cos ऑफ थीटा बाई 2 और डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा बाई 2 ये बोथ साइड पे डिवाइड होता है, तो यहाँ से कैंसिल होकर यहाँ पर आ जाता है और ये cos ऑफ थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा बाई 2, ये हमारे पास कोटेंजेंट के बराबर होता है, थीटा बाई 2 कोटेंजेंट ऑफ थीटा बाई 2। तो ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ और ये टर्म जो है मैं वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा पास mv स्क्वेयर और हाफ ऑफ mv स्क्वेयर वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं सिंपली पुट कर देता हूँ कि ये जो है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट अल्फा पार्टिकल, ये वाला टर्म जो है ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ गए, ठीक है। इसके साथ जो है मेरे पास 2b एंड यहाँ पर के, ये के जो है वही कांस्टेंट है जो हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पर लगाया हुआ था, तो जेड ई स्क्वेयर एंड दैट इज 2 कोटेंजेंट ऑफ थीटा बाई 2, ये हमारे पास जो है टर्म आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हम आ गए हैं। यहाँ पर अब हमारे पास जो b की वैल्यू है वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे पास इम्पैक्ट पेरीमीटर की वैल्यू है। तो ये हमारे पास आ जाएगी b इज इक्वल टू 2 कोटेंजेंट ऑफ थीटा बाई 2 अपनी जगह पर, और ये वाली वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी के जेड ई होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, और ये जो है हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट अल्फा पार्टिकल, ये हमारे पास आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू थी ये 2 जो है 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी अल्फा। बाज़ औक़ात ये वाली वैल्यू हमारे पास रिजल्ट है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसे काइनेटिक एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी की जगह जो है आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट की टर्म में लिखना चाहते हैं, तो वो वैल्यू हमारे पास हमने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू के 2z स्क्वायर 2 टाइम 2 हमने इसलिए लिया डबल पॉजिटिव चार्ज रेस थे ये, ठीक है, तो 2z स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल के बराबर थी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की जगह ये वैल्यू आप पुट करें, सॉरी यहाँ पर मैंने जो है कोटेंजेंट ऑफ थीटा बाई 2 नहीं लिखा हुआ, ये मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मजीद जो है काइनेटिक एनर्जी की जगह ये वैल्यू पुट करके मेरे पास आ जाता है डिवाइड कोटेंजेंट ऑफ थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू आप पुट करें तो ये वैल्यू जो काइनेटिक एनर्जी की मैं पुट करता हूं तो ये के 2z ई स्क्वेयर और आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट आ जाता है, ठीक है। और ये आर नॉट जो है सिंप्लीफिकेशन की वजह से मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास जेड ई स्क्वेयर इसके साथ कैंसिल हो गया, के जो है कांस्टेंट के साथ जो है कैंसिल हो गया,
तो मेरे पास क्या आ जाता है, आर नॉट डिवाइडेड बाय 2 कोटेंजेंट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये भी एक रिजल्ट है। आप इन दोनों को जो है न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करके रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।